आज हम विज्ञान की दुनिया की एक बहुत ही दिलचस्प गुत्थी सुलझाने जा रहे हैं। सवाल ये है, कुछ धातु की यौगिक जिन्हें ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, वो इतने गहरे, रंगीन और चुंबकीय क्यों होते हैं? सही बात है, ये सवाल बहुतों को परेशान करता है। हमारे सामने जो स्रोत हैं, वो इसी गुत्थी को सुलझाने की कहानी बताते हैं। मतलब हमारे पास 3 मुख्य संदिग्ध हैं, 3 अलग-अलग थ्योरीज। और हर एक ने पहेली का एक टुकड़ा तो सुलझाया, लेकिन हर एक की अपनी कुछ कमियां थीं। तो चलिए देखते हैं कि असली जवाब तक पहुंचने का ये सफर कैसा रहा। ये बिल्कुल एक जासूसी कहानी जैसा है। आज का हमारा मिशन वैज्ञानिक सोच के विकास को समझना है। हम देखेंगे कि कैसे हर नई थ्योरी पुरानी वाली की गलतियों से सीखती है, उसके अच्छे हिस्सों को अपनाती है और कहानी को आगे बढ़ाती है। बिल्कुल। ये विज्ञान की सबसे खूबसूरत बात है, ये हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। तो चलें, पहले सुराग से शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला संदिग्ध है वैलेंस बॉन्ड थियरी यानी वीबीटी। ये मतलब 1930 के दशक की बात है। काफी पुराना। हाँ, हमारे स्रोत इसे एक ऐसे आर्किटेक्ट की तरह बताते हैं जो सिर्फ इमारत का ढांचा, मतलब उसकी ज्योमेट्री देखता है। लेकिन उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि अंदर बिजली या पानी की लाइनें कैसे काम कर रही हैं। सही, इसका सारा ध्यान हाइब्रिडाइजेशन नाम के कॉन्सेप्ट पर था। बिल्कुल सही उपमा है। वीबीटी का जो मूल विचार था वो ये था कि धातु का परमाणु लाइगेंड से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए अपने पुराने ऑर्बिटल्स को मिलाकर कुछ नए, एक जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है। जैसे कोई मिट्टी के अलग-अलग ढेलों को गूंथकर एक जैसी ईंटें बना ले। हाँ, और इन्हीं ईंटों की जमावट से कॉम्प्लेक्स का आकार तय होता था, जैसे ऑक्टाहीड्रल। और इन्हीं ऑर्बिटल्स के चक्कर में 2 तरह के कॉम्प्लेक्स की बात सामने आई, इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? इसका लेना देना स्ट्रॉन्ग और वीक लाइगेंड से था। मतलब कुछ लिगेंड्स ज़्यादा ताकतवर थे। हाँ, वीबीटी ने ये देखा कि कुछ लिगेंड्स जब धातु के पास आते हैं तो वो धातु के इलेक्ट्रॉनों पर एक तरह से धौंस जमाते हैं। अच्छा। उन्हें जोड़े बनाने पर मजबूर कर देते थे ताकि अंदर के डी ऑर्बिटल्स खाली हो जाएं और बॉन्डिंग में इस्तेमाल हो सके। तो इन्हें स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कहा गया। हाँ, और इनसे बने लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जबरदस्ती जोड़े बनाने से अकेले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती थी। अच्छा, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स इलेक्ट्रॉनों को एक तरह से धमकाकर कमरे में जगह बनाने को कहते हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया, वीक लिगेंड्स ऐसा क्यों नहीं कर पाते? यही तो वीबीटी की सबसे बड़ी पहेली थी, वो इसका जवाब नहीं दे पाई। वीक लिगेंड्स धातु के इलेक्ट्रॉनों को उनके हाल पर छोड़ देते थे, इसलिए धातु को बॉन्डिंग के लिए बाहर वाले डी ऑर्बिटल्स इस्तेमाल करने पड़ते थे। और इनसे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते थे। बिल्कुल। तो वीबीटी ये तो बता पाई कि क्या हो रहा है, लेकिन ये कभी नहीं समझा पाई कि कोई लिगैंड स्ट्रॉन्ग या वीक क्यों है। ये बस देखकर बता देने जैसा था, समझने जैसा नहीं। तो मतलब आर्किटेक्ट ने हमें ढांचा तो दे दिया, लेकिन उसके पास बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं थे। और जैसा कि हमारे स्रोतों में बताया गया है, वीबीटी की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इन कॉम्प्लेक्स के खूबसूरत रंगों के बारे में तो बिल्कुल चुप थी, और चुंबकीय गुणों के बारे में भी इसकी समझ अधूरी थी। 1 मिनट, इसमें एक शब्द आता है स्पिन ओनली मोमेंट। इसका क्या मतलब है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, वीबीटी ये मानती थी कि चुंबकत्व सिर्फ इलेक्ट्रॉन के अपने अक्ष पर घूमने यानी स्पिन करने से आता है। अच्छा। लेकिन असल में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर भी तो घूमता है, जिसे ऑर्बिटल मोशन कहते हैं, और वो भी एक छोटा चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। तो वीबीटी ने इस दूसरे जरूरी प्रभाव को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। हाँ, बिल्कुल। कुल मिलाकर वीबीटी एक अच्छी शुरुआत थी, पर ये कहानी का सिर्फ पहला पन्ना था। तो वीबीटी ने हमें ढांचा तो दिया, लेकिन रंगों और लिगेंड्स की ताकत जैसे सवालों पर वो बिल्कुल चुप थी। ऐसा लगा जैसे वैज्ञानिकों को एक बिल्कुल नए सिरे से सोचने की जरूरत थी। और यहीं से कहानी में एक बिल्कुल अलग किरदार की एंट्री होती है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यानी सीएफटी। और ये किरदार वीबीटी से बिल्कुल अलग था। जहां वीबीटी बॉन्ड को कोवैलेंट यानी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी मानती थी, वहीं सीएफटी ने कहा ये सब बकवास है, कोई साझेदारी नहीं होती। हाँ, उसने कहा बॉन्ड 100% आयोनिक है, ये बस एक पॉजिटिव चार्ज वाली धातु और उसके चारों ओर नेगेटिव चार्ज वाले लिगेंड्स के बीच का खिंचाव है। 1 मिनट, बॉन्ड को 100% आयोनिक मान लेना, ये तो मतलब केमिस्ट्री के उन सभी नियमों के खिलाफ है जो हमने स्कूल में सीखे हैं। क्या उस समय के वैज्ञानिकों को ये आइडिया थोड़ा ज्यादा ही सरल नहीं लगा? बिल्कुल लगा। ये एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं विवादास्पद कदम था,
लेकिन कभी-कभी किसी बड़ी पहेली को सुलझाने के लिए आपको चीजों को बिल्कुल सरल करके देखना पड़ता है। CFT का नजरिया एक ट्रैफिक पुलिस वाले जैसा था। उसका काम कारों के बीच दोस्ती कराना नहीं, बल्कि बस ये देखना है कि वे एक दूसरे से दूर रहें, मतलब रिपल्शन। तो उसने लिगैंड्स को सिर्फ नेगेटिव चार्ज का एक बिंदु मान लिया। हाँ, और जब ये नेगेटिव चार्ज वाले बिंदु धातु के पास आए तो उन्होंने धातु के d ऑर्बिटल्स में बैठे इलेक्ट्रॉनों को धकेला। वाह, तो d ऑर्बिटल्स के साथ भेदभाव हो रहा है। लिगैंड्स जब धातु के पास आते हैं तो वे धातु के पांचों d ऑर्बिटल्स को बराबर नहीं धकेलते। बिल्कुल नहीं। कुछ को ज्यादा और कुछ को कम भाव देते हैं। ये तो कमाल का आइडिया है। बिल्कुल, आप इसे ऐसे सोच सकती हैं कि धातु के कुछ d ऑर्बिटल्स, जिन्हें हम EG सेट कहते हैं, वो सीधे लिगैंड्स के आने के रास्ते में पड़ते हैं। तो जाहिर है उन्हें सबसे ज्यादा धक्का लगेगा और उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। वहीं दूसरे ऑर्बिटल्स, जिन्हें T2G सेट कहते हैं, वो रास्ते के बीच में सुरक्षित बैठे तो उन पर कम असर होता है और उनकी एनर्जी थोड़ी घट जाती है। और बस इसी बंटवारे ने सब कुछ बदल दिया। हाँ, और इन दो ऊर्जा स्तरों के बीच जो गैप बना, जिसे डेल्टा ऑक्टाहेड्रल कहते हैं, वही सारे राज खोलता है। तो क्या रंगों का राज यही है? यही है। मतलब रंगीन दिखने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन प्रकाश से ऊर्जा लेकर इस गैप को पार कर रहा है। एकदम सही। रंग इस ऊर्जा के गैप को पार करने के लिए चुकाई गई कीमत। इलेक्ट्रॉन निचले T2G स्तर से ऊर्जा सोखकर ऊंचे EG स्तर में कूद जाता है। और जिस रंग की रोशनी वो सोखता है, हमें उसका पूरक रंग दिखाई देता है। बिल्कुल। और यही नहीं, डेल्टा O ने हाई स्पिन और लो स्पिन की गुत्थी भी सुलझा दी, और इस बार क्यों के साथ। अच्छा, वो कैसे? देखिए, इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ जोड़ा बनाने में भी ऊर्जा लगती है, जिसे हम पेयरिंग एनर्जी या P कहते हैं। ठीक है। अब दो रास्ते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा ऊर्जा वाला डेल्टा O गैप पार करके ऊपर जाए, या फिर कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में किसी के साथ जोड़ा बना ले। अगर गैप छोटा है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ऊपर कूद जाता है। ये हुआ हाई स्पिन। और अगर गैप बहुत बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन हार मानकर नीचे ही जोड़ा बना लेता है। ये हुआ लो स्पिन। और लिगैंड जितना स्ट्रांग होगा, वो ऑर्बिटल्स को उतना ज्यादा धकेलेगा और डेल्टा O गैप उतना ही बड़ा होगा। तो CFT ने VBT की लगभग सारी कमियों को दूर कर दी। रंग, चुंबकत्व, लिगैंड्स की ताकत का कॉन्सेप्ट, ये तो जबरदस्त कामयाबी थी। हाँ, ये एक बहुत बड़ी छलांग थी, लेकिन इसकी जो बुनियाद थी, यानी बॉन्ड को 100% आयनिक मानना, वही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई। बिल्कुल। मतलब वो ट्रैफिक पुलिस वाला मॉडल बहुत ज्यादा सरल था। वो ये तो बता रहा था कि कारें एक दूसरे से दूर रहें, पर ये नहीं समझा पा रहा था कि कुछ न्यूट्रल कारें जैसे पानी ट्रैफिक को कुछ चार्ज्ड वाली कारों जैसे हाइड्रोक्साइड आयन से बेहतर कैसे कंट्रोल कर रही हैं। सही पकड़ा आपने। मेरा मतलब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से है। बिल्कुल। CFT ये नहीं समझा सकी कि पानी H2O जैसा एक न्यूट्रल अणु हाइड्रोक्साइड OH- जैसे नेगेटिव आयन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगैंड क्यों है। एक आयनिक मॉडल में तो नेगेटिव चार्ज वाले को ज्यादा ताकतवर होना चाहिए था। और इसने कोवेलेंट बॉन्डिंग को भी पूरी तरह खारिज कर दिया, जबकि हमें पता है कि वो मौजूद होती है। तो CFT एक बहुत काम का मॉडल था, लेकिन ये भी अधूरी तस्वीर ही दे रहा था। और ये हमें हमारी जासूसी कहानी के आखिरी और सबसे मॉडर्न किरदार पर लाता है, लिगैंड फील्ड थ्योरी या LFT। हाँ, स्रोत बताते हैं कि ये कोई नई थ्योरी नहीं, बल्कि VBT और CFT के सबसे अच्छे हिस्सों का एक मिश्रण है। ये एक सिटी प्लानर की तरह है। हाँ, जो न सिर्फ इमारतों के ढांचे VBT और ट्रैफिक फ्लो CFT को देखता है, बल्कि ये भी समझता है कि सड़कें, पुल और संचार नेटवर्क यानी कोवेलेंट बॉन्ड मिलकर पूरे शहर को कैसे जीवंत बनाते हैं। ये सबसे सटीक तुलना है। LFT मानती है कि धातु और लिगैंड के बीच सिर्फ धक्का मुक्की नहीं होती, बल्कि एक असली साझेदारी होती है। ये CFT से ऑर्बिटल के बंटवारे का आइडिया लेती है, लेकिन ये कहती है कि ये बंटवारा सिर्फ रिपल्शन से नहीं, बल्कि ऑर्बिटल्स के एक दूसरे के साथ ओवरलैप करने और नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने से होता है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ धक्का मुक्की नहीं है, एक तरह का लेन देन है। और यहीं पर वो पहेली का आखिरी टुकड़ा मिलता है जो गायब था। हमारे स्रोत एक और तरह की बॉन्डिंग की बात करते हैं, पाई बॉन्डिंग। हाँ, और यहीं पर LFT सच में कमाल कर देती है। वो ये बताती है कि लिगैंड सिर्फ सामने से इलेक्ट्रॉन नहीं देते, जिसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। वे साइड से भी धातु के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। हाँ, और ये साइडवेज इंटरैक्शन यानी पाई बॉन्डिंग सीधे सीधे T2G ऑर्बिटल्स की ऊर्जा पर असर डालता है, और यहीं से हमें दो तरह के लिगैंड्स का असली राज पता चलता है। ठीक है, तो पहले हैं पाई डोनर लिगैंड्स। हाँ, पाई डोनर,
जैसे हैलाइड आयन होते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, इनके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें वे साइड से धातु के T2G ऑर्बिटल्स में डोनेट कर देते हैं। अच्छा, ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल्स की ऊर्जा को बढ़ा देता है, उन्हें अस्थिर कर देता है। तो क्योंकि T2G का ऊर्जा स्तर ऊपर चला गया तो EG के साथ उसका गैप डेल्टा O कम हो गया। और इसीलिए ये वीक फील्ड लिगैंड्स होते हैं। समझ गया। और दूसरे हैं पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ये तो कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। बिल्कुल। इन लिगेंड्स के पास खाली ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये सिर्फ धातु को सिग्मा इलेक्ट्रॉन देते ही नहीं, बल्कि बदले में धातु के भरे हुए T2G ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन वापस अपने खाली ऑर्बिटल्स में खींच लेते हैं। वाह! इस प्रक्रिया को बैक डोनेशन कहते हैं। ये एक दो तरफा रिश्ता है। ये बैक डोनेशन धातु के T2G ऑर्बिटल्स को बहुत ज्यादा स्थिर कर देता है, मतलब उनकी ऊर्जा को बहुत नीचे ले जाता है। और क्योंकि T2G ऑर्बिटल्स की ऊर्जा बहुत नीचे चली गई तो EG के साथ डेल्टा O गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया। हाँ, ये है वो आहा वाला पल। हाँ, मतलब लिगेंड की ताकत इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वो कितना नेगेटिव है, बल्कि इस पर कि वो धातु के साथ कितनी अच्छी साझेदारी कर सकता है। ये बैक डोनेशन वाला आइडिया तो पूरा खेल ही बदल देता है। ये सिर्फ एक थियरी को सही नहीं कर रहा, ये हमें बॉन्डिंग को देखने का एक नया नजरिया दे रहा है। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार कॉलेज में बैक डोनेशन के बारे में पढ़ा था। ऐसा लगा जैसे किसी ने केमिस्ट्री का एक गुप्त दरवाजा खोल दिया हो। ये उन कॉन्सेप्ट्स में से एक है जो वाकई आपके सोचने का तरीका बदल देता है। अब हम समझ सकते हैं कि CO इतना शक्तिशाली लिगेंड क्यों है। बिल्कुल। तो LFT ने आखिरकार सारे टुकड़ों को सही जगह पर रख दिया। हमारे स्रोत वाली कार इंजन की मिसाल यहाँ एकदम फिट बैठती है। VBT बस इंजन के पुर्जों का आकार था। CFT उन्हें एक दूसरे को धकेलने वाले चुंबक की तरह देख रहा था, लेकिन LFT ने हमें समझाया कि पिस्टन, ईंधन और चिंगारी मिलकर असल में इंजन को शक्ति कैसे देते हैं। इसने पूरी तस्वीर साफ कर दी। ये एक बहुत अच्छी मिसाल है। LFT ने हमें बॉन्डिंग की एक ऐसी समझ दी जो न सिर्फ मुशाहिदात मतलब ऑब्जर्वेशंस की व्याख्या करती है, बल्कि भविष्यवाणी करने की क्षमता भी रखती है। हाँ, जो किसी भी अच्छी वैज्ञानिक थ्योरी की निशानी है। तो हमने एक साधारण ज्यामितीय मॉडल से शुरुआत की, फिर एक अति सरल इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल पर गए और अंत में एक ऐसी जटिल और कह सकते हैं मुकम्मल थ्योरी तक पहुंचे जो दोनों को मिलाती है और उसमें पाए बॉन्डिंग की एक नई खूबसूरत परत भी जोड़ती है। ये इस बात का एक आदर्श उदाहरण है कि वैज्ञानिक समझ कैसे विकसित होती है। हर नई थ्योरी पुरानी की नींव पर खड़ी होती है, उसकी कमियों को दूर करती है और तस्वीर को और ज्यादा साफ करती है। ये सच है और ये हमें एक दिलचस्प विचार के साथ छोड़ जाती है। हमने आज जितनी भी बात की वो ज्यादातर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में थी, जिनका आकार बहुत ही सममित मतलब सिमेट्रिकल होता है। सही बात है। लेकिन तब क्या होता है जब ज्यामिति इतनी सटीक न हो? स्क्वायर, प्लेनर या टेट्राहेड्रल जैसे अलग आकार के कॉम्प्लेक्स में ये ऊर्जा स्तर कैसे टूटते हैं? और ये बदलाव उनके रंग, चुंबकत्व और उनकी रिएक्टिविटी को कैसे बदल देता है? तो मतलब खोजने के लिए एक बिल्कुल नया और जटिल स्तर है। हाँ, जो दिखाता है कि विज्ञान में जवाब हमेशा नए और ज्यादा दिलचस्प सवाल पैदा करते हैं।